हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल का शिकार, वुज़रा ताहाल कलमदान लेने में नाकाम। अहम वजारतों के हुसूल के लिए वुज़रा की आपसी लड़ाई जारी। किस वजीर को क्या महकमा दिया जाए, वजीर आजम फैसला ना कर सके। परवेज खटक और मोहसिन नकवी में वजारत दाखिला पर मैच पड़ गया। कौन सी अहम वजारतें इस वक्त वुज़रा से महरूम हैं, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई खुद फॉर्म 47 में फंस गई। पार्टी के अंदर नया महाज खुल गया। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर अहम शख्सियत की पुश्त पनाही का इल्जाम धर दिया। पीटीआई एमएनएस पर भी फॉर्म 47 के इल्जामात लग गए। सलमान अकरम राजा परवेज खटक की हुकूमत में शमूलियत पर बरहम। अहम सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। और पोर्ट कासिम अथॉरिटी की बड़ी वारदात पकड़ी गई। 60 अरब की जमीन 5 से 10 करोड़ में लीज। सेनेटर फैसल वाडा ने बड़ा स्कैंडल खोल दिया। वजारत बहरी अमूर ने लीज मंसूख कर दी। सेनेट मैरीटाइम कमेटी में मेंबरान के अहम सवालात पर पोर्ट कासिम अथॉरिटी हुकाम लाजवाब। इजलास की अंदरूनी कहानी शेयर करेंगे। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जेर सदारत अहम इजलास। फ्लड मुतासरीन के लिए कीनिया में इकट्ठे किए गए 1 करोड़ 10 लाख 3 साल बाद भी पाकिस्तान ना पहुंच सके। मेंबरान कमेटी हैरान। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी काबीना के हवाले से, जिसमें नई तैनातियां जो है वो हमने देखा की गई हैं, लेकिन अब तक जो है वो कलमदान जो है वो नहीं दिए गए हैं। क्लासरा साहब, काफ़ी जो है वो नई तैनातियां जो हैं वो की गई हैं, लेकिन कलमदान देने में ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है इस कंफ्यूजन की? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मामला कन्फ्यूजन से ज़्यादा जो है, आपको याद होगा, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। 1 साल तो हो गया इलेक्शंस को, हुकूमत भी चल रही है, मुल्क भी चल रहा है, पाकिस्तान भी चल रहा है। ये जो नए 23-24 लोग ने रखे, इनके बगैर मुल्क चल रहा था। बल्कि हुकूमत ये दावा करती है कि 1 साल में हम स्टेबिलिटी लेकर आए, इकनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, इकॉनमी ठीक हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज आपका ठीक हो गया, डॉलर जो है रुक गया है, और फिर आपके रेमिटेंसेस आपके बढ़ गए हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो बढ़ गई है, और मुल्क में महंगाई की शरह जो है ना वो भी कम हो गई। जब 1 साल आप इस मुल्क को चला सकते हैं, और मुश्किल टाइम था बकौल आपके जब आप वापस आए थे, एक मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी, हंगामे भी हो रहे थे, लॉन्ग मार्चेस भी थे, धरने भी थे, सब कुछ चल रहा था। आपने 1 साल ये तमाम ग्लैडिएटर्स के बगैर जो आपने नए लेकर आए हैं, आपने मुल्क चलाया है, और आप दावा कर रहे हैं, इश्तिहारात दिए हैं। अभी मरियम साहिबा ने कितना बड़ा उन्होंने इश्तिहार भी दिया कि हमने मुल्क को ठीक कर दिया, बड़ी हद तक परफॉर्मेंस अपनी का दिया उन्होंने। अच्छा, इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी भतीजी से वो होकर के जनाब उन्होंने तो दे दिया इश्तिहारात इतने बड़े बड़े, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पूरा का पूरा रेड जोन जो है ना, उन्होंने अपने बैनर से भर दिया है, उन्होंने भर दिया, और हर एक बैनर पे लिखा हुआ है कि हमने उसमें क्या क्या काम किए हैं। अब सवाल ये है कि आपने 1 साल में मुल्क को आपके बकौल बहुत बेहतर कर दिया है, तो फिर इनकी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको 23-24 लोगों की? ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि IMF का वफादार है, जो टारगेट आपको टारगेट दिए गए थे आपको टैक्स की कलेक्शन के, वो आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए, आप मुश्किल का शिकार हैं। IMF अभी आपको बैठ के थोड़ा सा वो टाइट करेगा। एक तरफ पैसे नहीं है, टैक्स कलेक्शन आप कहते हैं हमारी कम हुई है, और दूसरी तरफ आपने बैठ के टैक्स पे जो अच्छा खासा बोझ पड़ना है, एक वजीर आपका अच्छे खासे करोड़ों में पड़ता है, एक MNA पड़ता है आपको, तो एक जब वजीर आएगा तो उसके अखराजात अलहदा होंगे। यहाँ पे खैर IMF जो है ना बड़ा वो समझदार है, इस मामले पर कुछ नहीं पूछता ना उनसे सवाल जवाब करता है। आपने ये महकमे जो है इनको देने हैं, अब उनको महकमे नहीं मिल रहे, कौन से महकमे दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसकी वजह 18वीं तरमीम थी। 2010 में जब आपने यहाँ पे 18वीं तरमीम की थी, तो आपने ये फरमाया था कि जनाब अब आपको यहाँ फेडरल हुकूमत का बोझ हमने कम कर दिया, अब सारे महकमे सूबों को चले गए हैं, सारा काम तो सूबों में होना है। 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद है, यहाँ पे हमने क्या करना है, सेक्शन ऑफिसर, बल्कि एक अगर देखा जाए डिप्टी कमिश्नर चलाता है, ये जिला है। 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद एक जिला है, एक जिले को चलाने के लिए आपने 40 और 50 वजीरों की आपको क्या जरूरत थी? उस वक्त हमें यह मंजन बेचा गया था कि खुद मुख्तारी के लिए बड़ा जरूरी है कि इस्लामाबाद में सिर्फ मेन वजारतें रहेंगी, बाकी सूबों को जाएंगी। वहां पर अलहदा आपने वजारतें क्रिएट की, वहां 40-40 अलहदा वजीर हैं, यहाँ 40 आपने अलहदा सीटें निकाल ली हैं। अब यहाँ भी वजीर हैं, वहाँ भी वजीर हैं, और वजीरों के पास फिर महकमे नहीं है। महकमे इसलिए नहीं है कि आपने बहुत सारे महकमे बंद कर दिए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही कौन सी वजारत हम किसको दें। सो ये जो लोग लाए गए हैं, अब ये 2-4 वजूहात की वजह से इनकी वजारतों में इनको डिले हो रहा है। एक तो यह है कि महकमे ढूंढने पड़ेंगे किसको हमने क्या देना है, नंबर 1, और कौन सी वजारत ऐसी खाली पड़ी हुई है जिसकी जरूरत है वजीर के लिए। और इसमें दूसरी चीज जो है लॉबिंग, हर वजीर की कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी कि मुझे कोई बड़ी वजारत मिले। इस वक्त वजारतें जो बड़ी, मैं अभी देख रहा था, थोड़ी सी हमने रिसर्च करवाई है, जो इस वक्त वजारतें बची हुई हैं वो 2-3 हैं।
बाकी तो वो हो चुके हैं बंदर बांट, 2-3 बस। भाई मैं आपको बता देता सारे लोग भाई साफ ज़ाहिर है, आप इसी पे देख पकी है, देख पे लड़ाई होगी कि मेरा हिस्सा किधर है। अब देख में से हिस्सा जो बहुत सारे ऐसे वजीर आपको मिलेंगे, वजीर बेमहकमा होंगे, अभी बहुत सारों की। इसके बाद मतलब आप सुनेंगे कि 6 को वजारतें मिल गई हैं, 3 को अगले हफ्ते देंगे, 4 से वादा कर लिया गया है, 5वें को कहा गया यार तुझे क्या ये मसला है, तुझे गाड़ी चाहिए थी ना, तुझे झंडा चाहिए था, मिल गया है, तू अब को सब्र कर, तुझे वहाँ पे उसमें डिप्लोमेटिक एनक्लेव में घर भी मिल जाएगा, तेरा क्या मसला है यार, तूने वजीर ही बनना था, तूने कौन सी यहाँ पे कोई कर्तव्य बड़े बड़े करने, ये बातें होंगी। अब वजीर जो हैं, जो उसमें मेन जो मुझे लगता है बची हुई वजारतें हैं इस वक्त, एक तो आपकी एक जो अहम वजारत मवासलात की है, कम्युनिकेशन की, फिर आपकी रेलवे की है, ये आपकी बड़ी है। बाकी जो बची हुई है ना इनों के, वो किसी इनके काम की नहीं है, हालांकि एक अहम बड़ी वजारत है, लेकिन उससे पाकिस्तान में जो बेकार और निकम्मा तरीन जिसको डंप करना हो ना, वो वजारत दी जाती है। अब गैस कर सकते हैं वजारत क्या हो सकती है, जो मौजूदा दौर में सबसे अहम वजारत समझी जाती है, और किसी ऐसे बंदे को जो दी जाएगी जो नलायकी की आखिरी हद पे होगा, और वो भी ना खुश होगा कि मुझे ये वजारत उन्होंने क्यों दी है। आप शायद गैस नहीं कर सकेंगे, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये आईटी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त अहम आपकी वजारत समझी जानी चाहिए, वो खाली पड़ी है 1 साल से, उसका कोई वजीर नहीं है, वो आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, आपके उसमें नहीं है। इससे अंदाजा कर लें कि इस मुल्क को उसके बावजूद आपने चला लिया। और पिछली दफा भी इमरान खान साहब का दौर और नवाज शरीफ साहब का दौर, अब उठा के देख लें, वहां पे हर उस वजीर को भेजा गया जो नहीं जाना चाहता था, जिसको उसको आईटी के ABC का नहीं पता था, आपको इल्म नहीं था। एक हुआ मेरा निगरान हुकूमत के दौर में एक अच्छा फैसला, उमर साइफ जो है वो आईटी के, उनको मिनिस्टर लगाया गया था, वो कंसर्न आदमी थे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैंने तो तारीख में पहली और आखिरी दफा देखा राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन्होंने लगा दिया था। बाकी वजीर अब जनाब वो इस वक्त सिफारिशें ढूंढ रहे होंगे। पहली सिफारिश थी कि हमें वजीर बने, अब वजीर बन के सिफारिशें करा के, दूसरी सिफारिश होगी बड़ी तगड़ी वजारत दी जाए, उसके बाद लॉबिंग की जाएगी कि हमें जनाब को दफ्तर अच्छा सा मिलना चाहिए पार्लियामेंट लॉजेस में, फिर होगा कि मिनिस्ट्री में दफ्तर हमें बेहतर मिलना चाहिए। अगले इनकी लॉबिंग शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी कि हमें गाड़ी बड़ी मिलनी चाहिए, हमें किसी को कोई कहेगा कि हमें कोई थ्रेट है, कोई हमें कोई जान को खतरा है तो हमें कोई उस पर दें, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दें, मर्सिडीज दें, V8 दें। सो एक इसके मराहल हैं, ये अभी दूसरा मरला शुरू हुआ है। ये गेम के वो लेवल्स नहीं होते जो वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे। और ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो फंसे हुए हैं। नहीं फंसे हुए नहीं है, वो एंजॉय कर रहे हैं, क्यों फंसे हुए हैं? कभी लोग आएंगे, दरबार लगेगा, मिन्नतें करेंगे, आपसे फोन कराओ, मुझसे करवाओ, इनसे करवाओ, फलां से कराओ, उसके बाद फिर आप अपने को बादशाह सलामत फील करते हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ जनाब, बात सिवा 2-4 वजारतें छोड़ के उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। और शहबाज शरीफ साहब का ये रिकॉर्ड है, पंजाब में भी थे तो इनके पास एक दौर में 24 वजारतें खुद रखी हुई थी। अभी भी 5 मिनिस्ट्रीज हैं और 2 डिविजन्स हैं इनके पास। 2 डिवीजन है। सो अल्टीमेटली अगर फैसले आपने ही करने हैं, जो आपके पास आते, कैबिनेट के पास फैसले मेन जाते हैं, तो आपको करने की क्या जरूरत। मुझे तो ये 2 वजारतें अहम लग रही हैं जिनके वजीरों की जरूरत है, मवासलात की और आपके इसकी रेलवे की। ये 2 अहम वजारतें, इनके वजीर लगा दें, बाकियों को वजीर महकमा कर दें, गाड़ियां दें, झंडे दें, पैसे दें, उनको TA दें, खर्चा दें, अपने रिश्तेदारों को जाएं मिलें, मुबारकबादें वगैरह लें। क्योंकि बाकी अहम वजारतें, मतलब मैं बता देता हूँ, इस पॉवर्टी एलिवेशन हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, उसमें बताया गया, वजारत नेशनल आपकी सिक्योरिटी आ गई, इसके बाद निजकारी की तो ऑलरेडी उनके पास है, सरमायाकारी बोर्ड है। तो ये ऐसी वजारत, इंसानी हकूक, इस मुल्क में कौन से इंसानी हकूक हैं भाई, तो आपने वजारत बना दी है। इल्जाम आप पे ये लग रहा है कि इंसानी हकूक की वायलेशंस हो रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है आपको इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं, बस वजीर बन गए हैं, नाम आ गए हैं, मुबारकबादें लग गई हैं, फोटो शोटो ठप्पे छप्पे लग गए हैं, अब एक बहुत बड़ा फोटो ड्राइंग रूम में लग जाएगा। ग्रैंड चिल्ड्रन आज से 100 साल बाद बताया करेंगे अपने दोस्तों, लुक माय ग्रैंडपा वाज द फेडरल मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ द मुशीर। वो काम उनका हो गया। बाकी आपकी वजारतों का यहाँ इस्लामाबाद में कोई काम नहीं है, सारे काम सूबों में है। आपने जानबूझ के इतनी बड़ी एक ये फौज इकट्ठी कर ली है जिसका कोई काम नहीं। इस फौज के बगैर आपने 1 साल बकौल आपके इश्तिहारों के और आपके बैनर्स के आपने मुल्क को आपने ठीक कर दिया। जब ठीक कर दिया है तो मजीद ठीक करने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है इन्ने काफी ने जिन्हें तुम काम चला रहे हो, तो कैबिनेट बैठने की जगह नहीं होनी कि बिठाई किथे वजीर किधर बैठाए। बिल्कुल। और जब आते हैं तो सबसे पहले जो है वो एक पॉपुलर नारा ये लगता है कि काबीना का साइज जो है वो हम छोटा रखेंगे और लिमिटेड रखेंगे। ये हर दफा हर हुकूमत जो है वो इस बात का दावा करती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाजरीन। कुछ सियासी हालात पे जो है वो बात कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खबरें जो हैं वो आपके पास होती हैं, अक्सर जो है वो आप हमें एक्सक्लूसिव खबरें दे रहे होते हैं। बताइएगा थोड़ा सा कि इस वक्त बातें हो रही हैं ग्रैंड अलायंस की और पीटीआई कह रही है कि ईद के बाद जो है वो कोई बड़ा शो कर पाएगी। आपको लगता है जो इख्तलाफात है एट द सेम टाइम जो इस वक्त पीटीआई में पार्टी में नज़र आ रहे हैं उसमें कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही, उसके बावजूद पीटीआई कुछ कर पाएगी और ये एक मौसर इकदाम होगा, तमाम पार्टीज़ को, अपोजिशन पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ले सकेगी और कोई ऐसा शो कर सकेगी जिससे हुकूमत को फर्क पड़े? बहुत शुक्रिया। अभी आपका आज है 4 मार्च 2025 जी। जरा प्लीज लिख लीजिए इस तारीख को। ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मरना हो रहा है, ना कोई डी टॉक है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना कोई KFC मैकडॉनल्ड्स के अलावा डील अवेलेबल है, ना कोई ढील है, कुछ भी नहीं होना। सब ड्रामेबाजी है, ब्रेकिंग न्यूज है, खबरें ईद के बाद कहेंगे बकरा ईद के बाद कहेंगे अगला। जो मैच पढ़ रहा है छोटा मोटा मौसीकी बाकी एलाइज और तकलीफ वो बजट सड़क के टाइम पे कुछ होगी छोटी मोटी फायर क्रैकर, बट पीटीआई के पास तो पल्ले कुछ बचा ही नहीं है। दे हैव नथिंग, ठीक है। और एलाइज किस साथ करेंगे? जितनी ग्रैंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां मतलब एलाइज है गवर्नमेंट की, तो एलाइज किस साथ करना है? मौलाना साहब एक रहते हैं, वो आजाद है, मेरा तो उनका बड़ा प्यार का रिश्ता है, एहतराम का, वो क्यों इनके नहीं करेंगे? और जिन तलमात से वो जानते हैं इनकी कबलत को, वो सब काम क्यों करेंगे? He can do anything for himself, for his own party, but he won't do anything for PTI at all. जी। तो फैसल ये बताइएगा, ज़ाहिर है जब ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है और खान साहब ने ओवर द टाइम जो है वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर ली हैं, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो यहाँ पर जो 26 नवंबर वाला धरना है वो लेकर आना हो, या फिर ट्रम्प साहब को या कोई फॉरेन हेल्प जो है वो लेनी हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज तैयार ट्राई की हैं। लेकिन अब जब इस स्ट्रैटेजी पर आते हैं जहाँ ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं, तो क्या है पीटीआई के पास ऑफर करने के लिए? इन तमाम पार्टीज़ को कुछ सोच के तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना? देखिए उनके पास फेल स्ट्रैटेजी है, कोई स्ट्रैटेजी की काम नहीं की, सब बैकफायर कर दी तरीके साहब की, और अभी ये भी बैकफायर होने जा रही है। नाउ पीटीआई जे रेलेवेंट से बनी हुई, तो रेलेवेंट ही नहीं है तो उसको बहस भी क्यों कर रहे हैं आप लोग? कितनी वक्त गाया कर रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि खान साहब जो है वो मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ गई हैं? सुनने में आ रहा है कि वो इस वक्त तन्हाई में है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो सख्तियां क्या बढ़ती हुई नजर आ रही हैं खान साहब? मैंने तो आपके शो पे ये दिसंबर 2024 15 दिसंबर 2024 से जाने से पहले आपको कहा था उसके लिए बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानियां उनकी, और पीटीआई उनकी परेशानियां बढ़ाएगी और भरपूर तरीके से बढ़ाएगी। और पीटीआई करप्शन है, पीटीआई कॉम्प्रोमाइज है, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, अलीमा खान साहब खुद कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, मेरी बात तो तेरे गलत हो सकती है, तो खुद कह रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अजाब है, बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पीटीआई के अंदर जो इंटरनल फाइटिंग है, डिवीजन है, वो बहुत बढ़ गई। और आपने पहले भी कहा था कि ये बढ़ेगी, हालांकि उस वक्त तक इतनी ज़्यादा डिवीजन नहीं थी पार्टी के अंदर। अब तो कई ग्रुप्स बन गए हैं, एक दूसरे की गिरबान पकड़ी हुई है, पंजाब वर्सेस केपी चल रहा है, पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये कोई प्लानिंग के तहत कराया गया? बाद लोग ब्लेम करते हैं शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने जो अपने कार्ड्स प्ले किए थे, कुछ उनके लोग थे, उन्होंने ये पार्टी को तोड़ फोड़ कर रख दिया है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट का साइज ही है सर कि सारा दिन रिटॉरिक के पीछे पड़े गए, और वो कोई पीटीआई की रेलेवेंट भी नहीं है, वो और पॉलिटिकल पार्टी को इसकी रेलेवेंट की रात भी जिसके ऊपर इसकी फोबिया के ऊपर बात हो। ये पहले दिन से ऐसी थी, पहले 2018 से पहले नाज़िर साहब को बताया कि ये फंड खा जाते थे इनके वर्कर्स के लीडरान जो है सेकंड डायरेक्टर घर चलते थे। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर करप्शन है, इमरान साहब कह रहे हैं इसके धड़े ये समझौते के तहत बिल्कुल मिशन प्रोग्राम प्लान के तहत गवर्नमेंट की जमानती है, और इमरान खान को मजीद अंदर रखने के लिए और सजाए पाने के लिए और तबाह बर्बाद करने के लिए एक दो जिसम एक जान है, उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। कामयाबी भी पीटीआई इमरान खान साहब को मजीद सजाती चली जा रही है। इमरान खान साहब की 102 मिलियन पाउंड के अलावा 9 मई के अंदर जो शवाहिद है वो इसी तरीके के हिसाब से लोगों ने जाके लिख के व्हाट्सएप चैट जाके दे दी है, और इस गवर्नमेंट की हमारा नाम नहीं आएगा, हम इसको अंदर भी रखेंगे और इसके नाम पे जाफत भी करेंगे। आपकी बातों से लग रहा है और पीटीआई के अंदर लड़ाई से लग रहा है कि ये तो खान साहब तो 10 साल बाहर नहीं आ रहे जिस तरह के हालात बन रहे हैं। एक ट्रंप से
एक सदर ट्रंप से उम्मीद थी, वो अपने उसमें वो ज़ेलेंस्की के साथ फड्डा ले बैठे हैं यूरोप, और उनकी लड़ाई वो तो दूसरी तरफ चल पड़े हैं। तो खान साहब तो उनकी वैसे प्रायोरिटीज़ में नहीं होंगे। तो इधर जो आप हालात बता रहे हैं, तो खान साहब 10-12 साल तो बहराते नहीं लग रहे, जो हालात आपकी बातों से लग रहे हैं, या PTI के जो अपने हालात हैं आपको भी ऐसे लग रहे हैं सर? देखिए, मैं तो रऊफ साहब हर साल एनालाइज करता हूँ। 8 दिन 12 महीने का मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा अगर रिसेंट टाइम में मुझसे पूछे। बाकी अल्लाह ताला को पता है, बाकी तो चीजें अल्लाह ताला जाता है। उससे 7-8 महीने फिर एनालाइज करेंगे। एज ऑफ नाउ ये केसेस जिनमें वो फंस गए, ओपन एंड शट केसेस है एक नंबर के, इसके अलावा बहुत सारे केसेस और भी तो है। अच्छा, तो भाई बहुत लंबी है। नहीं, और केसेस बनने हैं खान साहब पे अभी? सर ये पाकिस्तान है मेरे भाई, जब आदमी इक़्तिदार में होता है तो वो सोचता ही नहीं है कि उससे क्या क्या ब्लंडर हो रहे हैं। जब वो निकलता है, उतरता है, तो फिर वो सोचता है मैंने क्या कुछ कर दिया, क्या हमाकत कर। और मैं बोलता रहा इमरान खान साहब की गदर भी जा रहे थे तो वापसी भी होगी, और अल्लाह ताला की जात रहम करने वाली है। बहुत 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 तबाह कर दिया था। अच्छा, ये दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि खान साहब इज नॉट कमिंग स्लो। वो कोई इन तमाम चीज़ों से खान साहब जो हैं ना वो डर रहे हैं ना दब रहे हैं, बल्कि उन्होंने टाइम्स मैगजीन में एक और बड़ा वेरी हार्ड हिटिंग मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ पे, पाकिस्तानी अदलिया पे, जमहूरियत पे, मीडिया सब पे खान साहब ने रगड़ कर रख दिया। तो खान साहब तो इन हथकंडों से, इन बातों से उन पे तो कोई असर नहीं हो रहा, ना वो टूट रहे हैं, ना उनमें कोई रिजॉल्व में कमी आ रही है। सर टाइम्स में तो बड़ा सख्त मजमून लिखा है, पहले से भी ज्यादा सख्त। इक़दाम करने से किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क भी तो नहीं पड़ रहा, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। ये जो आप सारे तरीके साहब समेत जितने जमहूरी जनाजे लेके चल रहे हैं, ये मुल्क की तबाही की ज़ाबित जो है, ये जमहूरी जनाजे एक्सपायर्ड लीडर्स है। मैं तो नहीं आपको ये कहूँगा कि रऊफ साहब मेरी तो पंजाब गवर्नमेंट की तरह कि मेरी तो कोई जायदाद पाकिस्तान में नहीं है, बैरून मुल्क भी मेरी तो जायदाद पाकिस्तान में भी है, फैसला ऑर्डर की पाकिस्तान से बाहर भी है, और ना ही मेरे इख्तियार छपते हैं 60 पेज के, ना KP की गवर्नमेंट की तरह, ना पंजाब गवर्नमेंट की तरह। तो मैं तो काम ठीक करता हूँ, मैं तो नालायक हूँ। थोड़ा बहुत काम करो तो मेरी खबर और इख्तियार वैसे बन जाते हैं। तो इस जनाजों से आप सबको बहुत शौक था जमहूरियत का मजा लूटने का। आज तो आप खुद भी मौजूद थे, आपने देखा जमहूरी लोगों ने किस तरह आते हैं उस पे आते हैं, अलहदा आते हैं। मैं थोड़े से आपसे 2-4 सियासी, मैं खुद मौजूद था, मीटिंग बड़ी आपने एक्सप्लोसिव आई मीटिंग की सर, उस पे आते हैं। अब कैबिनेट को कैसे देखते हैं सर? कैबिनेट के 23-24 नए उन्होंने वजीर बनाया है। डू यू थिंक कि इनकी ज़रूरत थी वजीरों की? मुल्क तो 1 साल बगैर इन वजीरों को भी चल गया था, और बकौल शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छा चल गया है। इनकी जरूरत थी वजीरों को जो बनाया गया? सर रूप साहब आपको क्या इतराज है? अगर 24, 25, 50 और वजीर बन जाए तो क्या मसला है? उनके महकमे नहीं मिल रहे सर, उनके महकमे नहीं मिल रहे। एक हेडलेस नेशन के अंदर एक चीफ और आर्मी साहब मिला है जिसने सूरज की किरण दिखाई है, वो उस आखिर में चले, हम उसी आहोप में चल रहे हैं, और उससे अपने इदारे का एहतसाब किया है तो हम भी इंतजाम करते खड़े हो गए। वरना जो काम हम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, नालायक लोग और अहल लोग तो आपको पता पहले भी हुकूमत में थे, उससे पहले भी थे, आगे भी आएंगे, अभी भी है। अहलियत तो आप देख ही रहे हैं, ये अहलियत तो कोई जनाजे नहीं की बदबू लेके आप चल रहे हैं। अब सर मसला ये है कि वजारतों को उनको महकमे नहीं दिए जा रहे वजीरों के। वो कहते हैं महकमे हैं नहीं, कहाँ से दें? कोई मतलब है वजीर तो बना दिए, महकमे कहाँ से लाएंगे? अभी तक किसी वजीर को महकमा नहीं दिया गया। बाप दादा की जायदाद समझ के किसी का लायक बच्चा है, नालायक बच्चा है, किसी का भाई लंगड़ा है, किसी की बहन कुछ है, किसी का मामू ताया पाया, किसी को खान लगाना है, किसी को फरा गोगी लगाना है, किसी को शरीफ लगाना है, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जमहूरी जनाजे मुबारक हो और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुबारक हो। मुझे आप क्यों कह रहे थे? अच्छा, एक और इससे पहले कि हम आज की कमेटी की मीटिंग में बड़ी वहाँ पे अहम खबरें हैं, अहम स्टोरीज हैं, कुछ बहुत बड़े क्रेडिट है वहाँ से अभी आते हैं। हमने देखे एंकर्स आजकल ऑफ एयर होना शुरू हो गए सर। कुछ तो आपके दोस्त भी थे, आप भी आते थे शोज़ में बात करते थे, कोई थोड़ी सी कोई एक भरम रहा हुआ था। अब तो एंकर्स को ऑफ करना शुरू कर दिया गया है, प्लस कुछ नाम भी आ रहे हैं कि मजीद लोग भी लिस्ट में। सर हाउ डू यू सी दैट? आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो मेरा ख्याल है एक आज़ादी सहाफ़त के लिए अनदर ब्लो। देखिए वो भाई, एक तो ये कि कुछ सहाफ़ी कुछ ऑफ एयर वो छुट्टियों में चले गए, कुछ ऑफ एयर भी हो गए, गवर्नमेंट उसको हिस्सा है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को करेंगे सर। ये मतलब इतने बड़े इशूज इंशाल्लाह रिजॉल्व की तरफ ले जाएंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीजें हैं, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ दाएं बाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमें नहीं पता, हम नहीं कर रहे, ये सब कुछ गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है। कुछ डाउट साइजिंग कर रहे हैं, वो डाउट साइजिंग करने वाले जो चैनल्स है वो किसी का नाम इस्तेमाल करके ऑफर कर रहे हैं। कुछ छुट्टी पे गए हुए हैं,
कुछ हुकूमत वक्त की अंडरस्टैंडिंग या प्यार मोहब्बत नाराजगी से गए हुए, लेकिन इस पूरे इशू को हम सब बैठ के रिजॉल्व की तरफ ले जाएंगे। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब आपके भी दोस्त हैं, आपके काशिफ अब्बासी साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे मेहरबान है, 20-22 साल से शो कर रहे हैं, उनको न्यूट्रल समझा जाता है, उनकी अपनी एक उनकी इंटीग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी। हमने तो उनके लिए भी हमेशा अच्छी बात की है, जिनके साथ जो हमारे मुखालिफ बयान देते हैं, मुखालिफ शोज करते हैं। मैं तो इस चीज का पाबंद भी नहीं हूँ, मैं तो पसंद नहीं करता ये चीज सर। मैं तो आपके साथ भी इतने सालों से शो कर रहा हूँ, आप हल्फ पे कुरान तो कह सकते हैं, मैंने कभी आपसे भी कहा कि मुझसे सवाल ना करना है, ये सवाल कर लेना, क्योंकि मुझे पता है प्रोफेशनली आप अपने वालिद को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं ये बात करके अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब करूँ। तो जो हमारे खिलाफ है हम तो उसके लिए अच्छी बात करते हैं, और मुस्बत और एमिकेबल और पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, उसके तहत सर मैं भी इसका हिस्सा रहूंगा और इंशाल्लाह इसको किसी बंदे की इजाजत तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, आज की मीटिंग पे आते हैं, जो बड़ी अहम एक्सप्लोसिव मीटिंग थी, आप एक स्कैंडल लेकर आए थे, और अभी आपने उस स्कैंडल के छोटी सी कुछ डिटेल ही बताई थी कि जनाब के 60 बिलियन की जो ये ज़मीन थी पोर्ट कासिम अथॉरिटी में, वो 5-10 करोड़ में कौड़ियों के मोल दे दी गई थी। आज की जो मीटिंग आपने की है 2-2.5 घंटे की, वेरी एक्सप्लोसिव, फास्ट पेस्ड, और जो मेरी रीडिंग है कि उसके कमेटी के जो अफसरान आए हुए थे वहाँ पे पोर्ट कासिम के या मिनिस्ट्री के, वो तैयारी करके नहीं है। जितने सवालात आपने किए, कुछ मेम्बरान ने किए, दे वर नॉट रेडी, और आपने उनको एक फ्लैट करके रख दिया। ज़रा डिटेल बताएंगे सर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा मीटिंग का आपसे सुनना चाहते हैं। अगेन मैं मौजूद तो था, लेकिन आपसे चाहेंगे। 60 अरब रुपए मैंने 72 घंटे का मेरा नोटिस था, मेरे नोटिस के 72 घंटे में सैटरडे के दिन दफ्तर उठा के उसको कैंसिल किया गया। और मैं कहानियों पे आप खुद इस तरह से मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आपकी और बाकी मीडिया के बहुत हमारे अच्छे जबरदस्त नाम है, लेकिन एज एन एंकर आई वाज रियली पुश्ड एंड हैप्पी टू सी यू। और अब आपने देखा सर, मैं तो एक स्कैंडल के अलावा बाकी स्कैंडल भी लाया हूँ, और मैं वही चीज की जहन के तहत पाकिस्तान पहले, वरना तो मैं आज क़यामत ढा देता गवर्नमेंट के ऊपर। बट पाकिस्तान पहले सर, बाकी अब गवर्नमेंट इसकी वाली, इससे पहले वाली, आने वाले से इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर मी एनीमोर। मेरा काम था 72 घंटे में, आप समझे 60 अरब रुपये बचा लिए, तो 1 अरब रुपये घंटा बच गया, और आगे भी आपके सामने स्कैंडल आ गए, उनको प्रूव करेंगे, तो मैं मेरे ख्याल से ले जाऊंगा सर। एक चीज मैंने देखी, इतना बड़ा स्कैंडल था, 60 बिलियन रुपीस की ये प्रॉपर्टी जायदाद जो थी, उन्होंने बैठे बैठे बोर्ड ने या उन पोर्ट कासिम अथॉरिटी के बोर्ड ने या उनके अफसरान ने, उन्होंने आगे अलॉट भी कर दी। जब आपने नोटिस लिया उसको कैंसिल भी कर दिया। और आपने एक सवाल बार बार पूछा, जो दिनेश साहब ने भी पूछा, जो इसके मेंबर हैं, कि अगर आप लोगों ने कोई गलत नहीं किया था तो फिर इसको कैंसिल क्यों किया? इसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो मतलब है अगर आप इसको सामने लेकर ना आते या पॉइंट आउट ना होता तो ये 50-60 अरब रुपए का चौका छक्का लग गया था, और किसी को कोई सजा नहीं है सर, किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टिप ऑफ द आइसबर्ग ये छोटी सी है, मैं अभी 15 से 2000 अरब तक ले जाऊंगा इसको। अच्छा, अब अभी केपीटी है, अभी पीएनएससी है, अभी बहुत कुछ और है, पेट्रोल पंप है। अभी तो मैंने सर आपके सामने, आपको याद है, सब मुस्कुरा भी रहे थे जब वो डॉक्यूमेंट मांगते थे, वो कहते थे हमारे पास नहीं, मैं कहता ये मुझसे ले ले। आप तो अपने मोबाइल से निकाल के दे रहे थे। इनके अपनी दराजों में डॉक्यूमेंट थे, वो मैंने इनके निकाल के देते। 5 साल पूरी FIA, पूरी नैब और पूरी पोर्ट कासिम अथॉरिटी में अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, नहीं कर सकती, तो एक केस क्या बनाएंगे? तो मैंने इनके लिए सारा काम किया है। कोर्टों की भी आपने देखा कितनी डेट हुई, कहाँ पर फाइल है, कौन सी फाइल है, कागज कौन सा है, कागज नंबर कौन सा है, सब मेरे पास था। वैसे एक बात बताएं, आपने सवाल किया वहां से, जस्ट एक हाइपोथेटिकल, आपने कहा जरा पता करें इसके पीछे कोई नया वजीर तो नहीं है कोई, जो तमाम काम इतनी जल्दी से बोर्ड ने भी कर दिए, मिनिस्ट्री ने भी कर दिए, उसके बाद पोर्ट कासिम। जी सर, वो एक स्कैंडल, वो एक स्कैंडल। अच्छा, मेरी अभी मैं उसको खुद भी प्रूव कर लूंगा, लेकिन वो एक स्कैंडल है, वो इसमें नहीं है, वो दूसरे में जो आज खोला था हमने, और अभी और भी खुलने हैं। वैसे ये बताएं कि ये इतने ताकतवर लोग हैं जिन्होंने बैठे बैठे 50-60 अरब रुपए की उन्होंने लैंड, उन्होंने अलॉटमेंट करवा दी 5-10 करोड़ में, किसी को पता नहीं चलने दिया। ये आपकी ना ले लें, चेयरमैनशिप से आपको ना हटवा दें। मुझे तो ये खतरा पैदा हो गया सर जी, जितने बड़े ताकतवर लोगों पे। 100 बिस्मिल्लाह, कल के करते आज करें, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा सर, मैं और आजाद हो जाऊंगा। अभी तो मैं जिम्मेदारी दिखा रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान के चीफ ने कह दिया सर, चीफ ने अपने इदारे का इंतजाम कर दिए,
एक हेडलेस नेशन के अंदर डायरेक्शन है, तो मैं तो आजाद हो जाऊंगा सर, मैं तो खुल के आ जाऊंगा। ये तो वही आप बात बताऊंगा, ये तो फैसल भाई वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने कही थी, जनरल बाजवा साहब को एड्रेस किया था, अगर मुझे यहाँ से निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, उन्होंने तकरीर की थी। आप तो इमरान खान वाली बात की आज आपने। रऊफ साहब मैं बड़ा क्लियर अपनी जिंदगी में, ना रऊफ साहब मैं अपनी अदलिया, ना मैं अपनी फौज, मैं इन इदारों को ना कभी अटैक, ना अपने शहीदों का तमस्कर। लेकिन सर अगर आप मुझे कहेंगे कि गलत के आगे सर झुकाऊंगा, ना मैं जनरल फैज के आगे झुका था, ना मैं आज झुकूंगा, और ये तो मैं जिम्मेदारी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पहले से मैं रगड़ नहीं आ किसी को। अगर मुझे आप कहते हैं तो मेरी 100 मिला सर, मुझे कोई हटाए गया, मैं अभी बोल दूंगा, अभी इसी फोन पे रेजिग्नेशन दे दूंगा। मेरा कोई लव लॉस नहीं सर, मेरे बाप दादा को ठेके नहीं है सर, मेरे बाप दादा ने कोई जमीन लॉस नहीं की समेत, मेरे समेत बाप दादा ने कोई नौकरी नहीं की सरकारी, मेरे पल्ले नहीं है। मेरी तो अभी भी इन्होंने अलग अलग अखबारों में जो पढ़ते नहीं है, आपके सामने मैंने बताया, मुझे कहा कि मुझे पता नहीं है, मेरी तो दाएं बाएं से बहुत सी कहते जा रही है, बट मैं पाकिस्तान फर्स्ट सर, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, मैं बहुत सारी मीटिंग्स में जाता हूँ, आज वाली मीटिंग ने मत से मेरी मतलब है मेरी आंखें खुल गई हैं, जो कुछ मैंने सुना। ये तो चले आज की हुकूमत का था, अभी बता 2024 में हुआ है ये जो 60 बिलियन रुपीस वाली लैंड जो थी पोर्ट कासिम वाली। लेकिन जो अली जैदी साहब का आप जिक्र खैर लेकर आए, उन्होंने तो कैबिनेट से कोई लॉ पास करवा लिया था कि जनाब कैबिनेट इतनी अहम नहीं है जितने वो खुद वजीर साहब उनके दौर में। जी सर, एक्ट पास हुआ है 330 बिलियन की इक्विवेलेंट पैसों का अभी चक्कर है, अभी उसकी वजारत के भी चाहिए की बहुत सारी चीजें हैं, वो है। तो मैंने तो कहा है 2018 में उसकी भी लाओ चीजें। आपने अली जैदी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 14,000 एकड़ की लैंड अब सिर्फ बेचने के लिए 35 एकड़ है, तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए, पूरे मुल्क का कर्जा इधर से उतर जाता। तो अली जैदी साहब के दौर की भी आपने डिटेल मंगवाई है कि जो 3.5 साल वो वजीर हैं मैरीटाइम में, उनके दौर में क्या कुछ हुआ है सर। मैं मंगवा इसलिए रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि मैं अपनी चीजों टैली करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अप्रूवल भी दी है 500 एकड़ की, इसके जो अकाउंट है वो भी फंड है, फोल्ड है, वो फ्रॉडलेंस का केस अलग है। अभी तो मैंने कहा 2% जो एडवांस दिए वो भी 100 किधर किस अकाउंट में आए हैं। एक आप केस की बता रहे थे 13 साल से हेयरिंग ही नहीं हुई, तो ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी कर क्या रही है? 13 साल ये कोर्ट में एक केस पड़ा रहा है और इन्होंने उसको पिक भी नहीं किया, हेयरिंग भी नहीं करी, हालांकि लीगल टीम और पूरा लीगल डिपार्टमेंट बिठाया हुआ जिनको पैसे दे रहे हैं। सर मेरा तो मतलब बात है, लॉयर रखे हुए सर, ये सब कुछ ये मिले ऊपर से लेके नीचे, दाएं से लेके बाएं से लेके वसी तर कौमी मुफाद की खातिर सबसे पैसा चल रहा है। ऐसा हो सकता है सर कि आपका घर 10 करोड़ रुपए का आप 1 लाख रुपए का दे दें, 2,000 रुपए एडवांस देकर घाट जाते हैं। आपके सामने मैंने पूछी सारी बातें, वो तो किसी का जवाब था, किसी का कागज था, किसी का सवाल थे, लेकिन हमारे जैसे में ठुक जरूर जाती है सर, दाएं बाएं हर जगह से। आपने वो रिबटल देखे, हमें ऑफिशियल जवाब भी दे, उन अखबारों में देने के छपते ही नहीं। अच्छा सर, जो अली जैदी साहब वाला जो आ रहा है वो ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि $350 मिलियन उठा के उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर दिए थे, ये बता रहे थे आप। सर वो तो बहुत कुछ है सर, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ सर, भी मैं इंशाल्लाह इस वजारत को प्रॉफिट भी मिला के दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा रिवर्स अकाउंटिंग के तहत ये जमीनें ये भी कैंसिल होगी, फ्रीज भी होगी। ये सारे लोग जिन्होंने सही काम किए थे वो ही सही काम इसको मजीद करेंगे। देखिए जिस बोर्ड ने इनको पास किया, जिन लोगों ने, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, और सबकी नाक के बीच में सारी वजारत, सारी काबीना, सारी एजेंसियां, सबके बीच नाक के नीचे सब काम हो रहा है। यू हैव टू बी पैशनेट, आपको पैशनेट होकर काम करना होगा। अगर झंडा लगा के चलना है सर गाड़ी पे, तो ऐसे मैं तो दुआ गो अल्लाह ने इस वजीर को भी सलामत रखे, क्योंकि क्रिमिनल नेगलिजेंस तो है ना सर, जिससे पैसे नहीं खाए उसने एक मुजरिमाना गफलत तो दिखाई है। सर जी आपने अभी एक ईंट उठाई है इसकी वजारत की, क्योंकि मैं भी करता रहता हूँ, रिपोर्टिंग में आता जाता रहता हूँ। अभी तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी की बात हुई, अभी तो ये मतलब KPT की नहीं हुई। अभी आपकी ये गवादर वाले बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग थे, ये तो इसी का ये एजेंडा नहीं खत्म होने वाला। अभी अली जैदी साहब के 3.5 साल वाली जो कारकर्दगी और उनके धमाके और उनके दौर के जो मार धाड़ की बातें हो रही थी, मैं तो सुन के मतलब मेरी तो आंखें वाकई फटी की फटी रह गई कि एक वजारत और एक महकमा, अभी सिर्फ अभी पोर्ट कासिम की बात हो रही है, बाकी की तो अभी बाकी की तो बात ही शुरू नहीं, उनकी तो ब्रीफिंग ली नहीं आपने अभी। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में वैसे?
रऊफ भाई अभी तो के पॉडकास्टिंग है, फिर केपीटी है, फिर पीएनएससी है, फिर कुछ और वजारत है, फिर दूसरे सूबे में भी जाएंगे सर। अभी तो ऐसी 60-60 पेज के इश्तिहारात छपेंगे सर बगैर पैसे दिए। ये कुर्सी दी होती सार होता है, तो ठीक काम करता है उसके इश्तिहार खुद लग जाते हैं। जो नालायक होता है ना उसको इश्तिहार लगाने की जरूरत। मतलब आप कह रहे हैं फिल्म अभी शुरू हुई है? अभी शुरू हुई है? हाँ सर, अभी फिल्म नहीं ट्रेलर है। फिल्म कहाँ से ले पिक्चर अभी बाकी है। वैसे पिक्चर अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेनेट मैरीटाइम अफेयर्स कमेटी का अहम इजलास था और उसमें काफ़ी अहम इंकशाफात किए गए। क्लासर साहब, आप भी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, क्या क्या जो है वो वहाँ पे इंकशाफात किए गए और कौन कौन से इशूज़ पे बात हुई? फैसल बावडा ने तो काफ़ी डिटेल में हमें बताया। भाई वो क्या कहते हैं, मैं बहुत सारी कमेटीज़ की मीटिंग में जाता रहता हूँ, बड़े बड़े स्कैंडल्स आते रहते हैं, हम भी ऐसा ऐसा इम्यून हो जाते हैं सुन के स्कैंडल। लेकिन नहीं, मस्त है जो आज मैंने चीज़ें वहाँ देखी और पॉडकास्ट अथॉरिटी के अफसरान बड़े बड़े बिग गन्स बैठे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखिए ना, मुझे शर्म आ रही थी कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हुए। इसका बोर्ड है एक, और बोर्ड में बैठे हुए लोग उन पर कोई जिम्मेदारी पड़ती है, कुछ उनका काम है, कुछ उन पर कोई उन्होंने मतलब कोई बैठ के उनको तनख्वाहें मिलती हैं या उनको अपने आप कह सकते अलाउंसेस पार्क से मिलते हैं, कुछ आपसे तवक्को की जाती है। ये जो आपने डील की थी कि 500 आपने एकड़ ज़मीन की आपने जो डील की है, जो 60 रुपए के करीब बनती है, और जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं, मतलब पढ़कर सुनकर बंदे को आ जाता है कि ये तो पूरे मुल्क का आपने सौदा करके आप बैठ जाते हो और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। उसी बोर्ड ने जिसने बैठ के डील की है कि 500 एकड़ जो है वो उन्होंने ज़मीन दी है, उसका रेट ज़रा देख लें, बंदे को ना उस पर हैरानी आती है। और ये क्रेडिट मेरा ख्याल फैसल वाडा साहब को मिलना चाहिए कि वो अगर ये पॉइंट आउट ना करते, रोला ना डालते हमारे शो में भी और जगहों पे, तो ये आपके 60 बिलियन रुपीस गए थे। और ये काम इसी हुकूमत के दौर में हुआ, जो शहबाज शरीफ साहब ने कंपनी कहते हैं ना कि हमारे दौर में कुछ स्कैंडल बताओ, ये स्कैंडल था आपके दौर का कि 500 एकड़ ज़मीन जिस तरीके से आपको दी जा रही थी। और मज़े की बात है जब फैसल वाडा साहब ने ये उठाया इशू कि ये जनाब कुछ लोग जो हैं उनको इतनी बड़ी फेवर दी जा रही है, नॉन यूटिलाइजेशन के इवन चार्जेस है वो माफ़ किए गए। आप अब यहाँ से ये देख लें कि सिर्फ 2% एडवांस लिया जा रहा था, 60 बिलियन रुपीज़ की वो है ये लैंड उनको दी जा रही है, जो टोटल बनती, जो कम कीमत उसमें दी, चंद करोड़ों में दी गई, उसके ऊपर वो 2% उन्होंने सिर्फ एडवांस देना था। अब जरा ये भी जरा जहन में रखें, जब इन्होंने रोला डाला तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। भाई अगर जो सवाल पूछा गया जो कोई जवाब नहीं दे सका वहाँ पे पॉडकास्ट अथॉरिटी का ना, सेक्रेटरी साहब थे मुजफ्फर साहब, उन्होंने अगर बैठे जफर साहब थे, भाई अगर ये ठीक फैसला था, आप लोगों का ख्याल था हमने ठीक किया है, कोई गलत नहीं और फैसल वाडा साहब गलत कह रहे हैं, तो डट जाएं। फिर कैंसिल क्यों किया? मतलब आपको खौफ पड़ गया, कोई चोरी कर रहे थे, कोई चोरी आपने की, पकड़ी गई, तो आपने कहा चलो इसको जल्दी से कैंसिल कर दो, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मतलब है कोई केस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैंसिल कर दी। तो लिहाजा साहब और वही लोग बैठे हुए जिन्होंने स्कैंडल किया है, कोई पूछने वाला नहीं है यार। मतलब दैट्स वेरी स्ट्रेंज। और आखिर पे वो बड़े अच्छे तरीके से उठा के चले गए, अल्लाह खैर सलाह, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, जवाब देने से बेहतर उन्होंने समझा कि इसको कैंसिल कर दें। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।